अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और बायोलॉजी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट पिछली वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर रेस्पिरेशन के बारे में हमने कम्प्लीटली पढ़ा कि रेस्पिरेशन की दो टाइप्स होती हैं, एरोबिक एनारोबिक। अच्छा, अब याद है आपको, हमने रेस्पिरेशन की दो टाइप्स पढ़ी थी, हमने कम्प्लीटली मैंने आपको समझाया था और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरी आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको रेस्पिरेशन की दो टाइप्स पढ़ाई थी, एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में, एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या हुआ था, वो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था उसके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे थे, तो उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े गए और कंप्लीट एनर्जी रिलीज हुई थी। तो ये वो प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। उसके बाद क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने क्या किया, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ग्लूकोज के अंदर थे, सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ दिया। जब सारे बॉन्ड टूट जाएंगे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ये हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा था। अब वही एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ना, ये देखें स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, ये देखिए, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट रहा था। अब देखिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट रहा है और क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, वाटर बना था, एनर्जी मिली थी। अब ये वाला जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना, ये इतना सादा नहीं है जितना इन्होंने एक क्वेश्चन में लिख दिया है। ये प्रोसेस जो है ना, ये 3 स्टेप्स के अंदर होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। ये देखें, वो कौन से 3 स्टेप्स है। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 क्रेब्स साइकिल, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये 3 स्टेप्स है जिनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। वो देखिए, वो ये कह रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ना, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए ना हम इस प्रोसेस को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता सेल के अंदर कि चलो पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी, फिर सेल ने सांस ले लिया, चलो क्रेब्स साइकिल कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कर लेते हैं। नहीं, सेल के अंदर कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। हम अपनी आसानी के लिए मतलब आसानी से समझ आ जाए स्टूडेंट्स को, आसानी से पढ़ने के लिए हमने इसको 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। स्टेज 1 ग्लाइकोलाइसिस है, स्टेज 2 क्रेब्स साइकिल है, स्टेज 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। पहले स्टेज 1 ग्लाइकोलाइसिस की हम बात करते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक सेल है पूरा, ठीक है। ह्यूमन कोई सेल है या कोई प्लांट सेल लगा लें, कोई भी लिविंग सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म है और सेल के अंदर पता है आपको डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। गोल्जी प्रोटोस न्यूक्लियस होता है, वो मैंने नहीं बनाया हुआ, ठीक है, क्योंकि और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बनाया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट होगा। इसके अलावा और राइबोसोम्स होते हैं, तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये देखें, ये जो अब मैं स्पेसिफिकली एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूंगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है ना, इसके 3 स्टेप है। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। अब ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस सेल के अंदर कहाँ पे हो रहा है, देख, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। ये देखिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो आया एक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा। इस चीज में टूटेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर। ये देखिए, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, ये टूटा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर टूट गया। खुद ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं। अब जब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में टूटेगा तो हर एक मॉलिक्यूल के अंदर 3-3 कार्बन आ गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन गए। ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, बस यहाँ तक। अगला स्टेप भी होता है, लेकिन ये मतलब ग्लाइकोलाइसिस में इतना काउंट नहीं करते। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर। हर मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन होते हैं। ये बोर्ड में उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। मतलब आपको इतना कंसेप्चुअली इतना फोकस होकर पढ़ना होगा। बोर्ड में इवन मैं पिछले 5 पेपर देख रही थी, उनमें MCQ आया हुआ था कि पायरुविक एसिड के अंदर कितने कार्बन आइटम्स है, तो ये 3 कार्बन आइटम्स होते हैं। 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे ना, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। तो ये देखो, और इस प्रोसेस के अंदर आपने ये एक बात याद रखनी है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बन रहे होते हैं। ये देखिए, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जिस तरह मैंने भी आपको दिखाया। और इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व। मैंने आपको कहीं यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाई नहीं, इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। देखो, हमने पढ़ा था 2 तरह की रेस्पिरेशन की टाइप थी, एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती थी, एनारोबिक में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन पहला स्टेप, ये जो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है ना, इस स्टेप में तो ऑक्सीजन इस्तेमाल होनी ही नहीं है। बेशक ये एरोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप है या एनारोबिक रेस्पिरेशन है, कुछ भी हो रहा हो ना, इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। तो इस प्रोसेस के अंदर जब ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होनी, अच्छा, ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, इसमें क्या हुआ, हाँ देखिए, इस स्टेप के अंदर तो ऑक्सीजन इस्तेमाल होनी ही नहीं है। जब इस स्टेप के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होनी, तो ये वाला जो स्टेप है ये एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी होगा, और जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है बेशक, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती, उसमें भी ये वाला स्टेप ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये वाला जो स्टेप होता है ना,
ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, दोनों में ये कॉमन स्टेप होता है। ठीक है, इस स्टेप के अंदर मैंने आपको बताया क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच बनते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। देखें, ठीक हो गया। ये देखें, ये लिखा हुआ है कि दैट इज वाई, यही वजह है, इट अकर्स इन बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। यही वजह है कि ये ऑक्सीजन की ना इस्तेमाल होने की वजह से ये प्रोसेस जो होता है दोनों तरह की रेस्पिरेशन में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी यही स्टेप जरूर होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस में हुआ क्या हुआ, हमने देखा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिसके पास 6 कार्बन आइटम थे वो ब्रोकन डाउन हो गया, टूट गया इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर, और हर एक पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन होंगे। ठीक हो गया। ये देखें, ये सारा ग्लाइकोलाइसिस का उन्होंने दिखाया हुआ है। अगर बोर्ड में वो आपसे कहें ग्लाइकोलाइसिस पे नोट लिखे तो आपने ये वाली भी बना देनी है। ठीक है, ये सारा नोट लिखने के बाद ये बना रहे हैं। देखें, इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसके पास 6 कार्बन थे वो ब्रेक डाउन होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर, वही बात जो हमने ऊपर पढ़ी है, प्लस एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने? 2। यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया हुआ लेकिन 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं। देखो, अब एटीपी बनाने के लिए आपको एडीपी चाहिए होगी, तो एडीपी से एटीपी बनती है ना, तो एटीपी का मॉलिक्यूल अंदर एंटर हुआ और एटीपी बन के निकल गया। फिर इस प्रोसेस में एनएडीएच बनता है। क्यों? क्योंकि एनएडी प्लस का मॉलिक्यूल एंटर हुआ, उसको ग्लूकोज ने हाइड्रोजन दे दी, तुम भाई हाइड्रोजन मुझसे ले लो, और हाइड्रोजन देके उसको NADH बना दिया। अब ये जो NAD एटीपी तो आपको पता है हाई एनर्जी करेंसी है सेल की, हम पीछे एटीपी के बारे में कंप्लीटली बात कर चुके हैं, कैसे हाई एनर्जी करेंसी सेल की होती है। सेल की दुनिया में एनर्जी करेंसी है ही एटीपी, सेल की दुनिया में सारा काम एटीपी से चलता है। NADH भी जो है ना, इसके अंदर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का आपको पता होगा एक एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। तो NADH की इतनी अहमियत क्यों है? इसके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मदद से। ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हम आगे जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल करके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से हम एनर्जी रिलीज करवा लेंगे, वो जिसके पास सारी एनर्जी पड़ी हुई है, तो उससे भी एटीपी बन जाएगी। तो इससे भी एटीपी आपको NADH से भी मिल जाएगी बाद में। ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला फेज ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ लिया। कुछ भी मुश्किल नहीं है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। जब ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में हो जाता है। और इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर टूट जाता है, बस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन गए। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो बने हैं ना, ये पहले 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन में से 1 कार्बन निकल जाएगा तो 2 कार्बन रह जाएंगे। जब 2 कार्बन रह जाएंगे तो पायरुविक एसिड नहीं रहेगा, क्योंकि अब इसके पास 3 कार्बन नहीं 2 कार्बन रह गए, तो फिर वो एसिटाइल COA बन जाएगा। ठीक है, एसिटाइल के पास 2 कार्बन होते हैं, एसिटाइल का मतलब 2 कार्बन, और COA एक कोएंजाइम होता है, वो इसमें ऐड हो जाता है, इसलिए इसको एसिटाइल COA कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो एसिटाइल COA बना है ना, अब ये जाएगा सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है ना, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो जाएगा। एसिटाइल COA यहाँ से आएगा और माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, आपको पता है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये आप पीछे चैप्टर 4 में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एसिटाइल COA यहाँ से पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर अंदर आ जाएगा मैट्रिक्स के अंदर। ये मैट्रिक्स होता है, आपने पढ़ा हुआ है सेल, ये सारा ये येलो वाला जो है ना, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर ना क्रेब साइकिल चलती है। ये जो क्रेब साइकिल है ना, सेकंड स्टेप, ये मैट्रिक्स के अंदर चल रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के येलो वाला जो मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर क्रेब साइकिल चल रही होती है। ठीक, ये क्रेब साइकिल में क्या होता है, क्रेब साइकिल में आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ATP निकलेगी, NADH निकलेगा, FADH2 निकलेगा। ठीक है, क्रेब साइकिल मैट्रिक्स में चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया के। कार्बन डाइऑक्साइड आपने पढ़ा ना, ये देखें, ये जो प्रोसेस हुआ था एरोबिक रेस्पिरेशन का, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी, तो वो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कहाँ निकलती है, क्रेब साइकिल में निकलती है। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी बाहर, और वो प्लांट्स फिर ले लेते हैं, याद है, प्लांट्स फिर उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा ATP निकलेगी, ये तो एनर्जी करेंसी है। NADH और FADH2 भी बनेंगे, हम इनको देखेंगे आगे जाके, इनका हमने क्या करना है। ठीक है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है पायरुविक एसिड में, क्रेब साइकिल में क्या हुआ, जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स था वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वो बाद में उन्होंने लिखा, पायरुविक एसिड जो होता है ना, वो डायरेक्टली क्रेब साइकिल में एंटर नहीं होता है, पहले पायरुविक एसिड एसिटाइल COA में कन्वर्ट होता है, फिर क्रेब साइकिल में जाता है। ठीक है, इधर देखिए इन्होंने लिखा हुआ है पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली तोड़ दिया जाएगा, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ, और क्या क्या आपको मिलेगा, ATP मिलेगी, आपको NADH मिलेगा, आपको FADH2 मिलेगा, 3 चीज़ें मिलेंगी आपको क्रेब साइकिल में। ठीक है,
अब वही बात उन्होंने आखिर में लिख दी, उन्होंने लिखा हुआ है बिफोर एंटरिंग इन द क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल था दैट इज चेंज, वो पहले चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, एसिटाइल COA में। और एसिटाइल COA क्या होता है, ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है, क्योंकि पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन थे, इस पायरुविक एसिड ने अपना एक कार्बन रिलीज कर दिया, ठीक। जब एक कार्बन रिलीज कर दिया तो एसिटाइल COA बन गया, ठीक है। और एसिटाइल COA के पास 2 कार्बन है, क्योंकि एक तो कार्बन निकल चुका है, तो ये एसिटाइल COA में पहले पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा, फिर ये एसिटाइल COA जो है ना क्रेब्स साइकिल में जाएगा। ये उन्होंने लिखा हुआ है, देखिए बिफोर एंटरिंग इन क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले पायरुविक एसिड जो है ना वो चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, एक 2 कार्बन कंपाउंड में, जिसको एसिटाइल COA कहते हैं। ये देखिए अब ये क्रेब्स साइकिल में आपको यहाँ से बता देती हूँ, यहाँ पे भी इस तरह ही बना हुआ है। वो मैंने बताया पायरुविक एसिड डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं होता, पहले पायरुविक एसिड ने एसिटाइल COA में कन्वर्ट होना है, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है, हो गया कन्वर्ट, अब वो क्रेब्स साइकिल में आ गया। क्रेब्स साइकिल मतलब मैट्रिक्स में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। अब ये एसिटाइल COA देखिए आगे जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ये हम पढ़ चुके हैं। ATP निकलेगी, ATP निकलने के लिए ADP का अंदर जाना लाजमी था, ADP अंदर गई। NADH निकलेगा, NADH के लिए अंदर NAD+ का जाना लाजमी था, फिर तो NADH निकलेगा। FADH2 निकलेगा, उसके लिए FAD+ का जाना लाजमी था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, समझ आ गई। उसके अलावा ये देखिए ये एसिटाइल COA था, पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बन थे, इसने एक कार्बन खो दिया, एक कार्बन इससे लॉस्ट हो गया, एक कार्बन जब ज़ाया हो गया तो उसके बाद ये एसिटाइल बना, लेकिन इसमें कोएंजाइम A ऐड होगा। देखिए कोएंजाइम A ऐड हो रहा है। कोएंजाइम के बारे में आपने पढ़ा है, एंजाइम जो होता है ना, क्या होता है एंजाइम, एक प्रोटीन पार्ट, बिल्कुल टोटली प्रोटीन होता है एंजाइम, उसके बाद जब नॉन प्रोटीन पार्ट जाके लग जाता है ना, उसको कोएंजाइम कहते हैं, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर मजीद 2 तरह का होता है, अब डिपेंड करता है कि ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये इस एंजाइम के साथ लूजली अटैच है या टाइटली अटैच है। अगर तो ये टाइटली अटैच होगा ना इस एंजाइम के साथ तो इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे, ठीक है। और अगर ये लूजली अटैच है तो इसको कोएंजाइम कह देंगे। तो कोएंजाइम समझ आ गई आपको क्या है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि एंजाइम के साथ अटैच होता है और लूजली अटैच होता है, तो ये वही कोएंजाइम है, ठीक है। इस पायरुविक एसिड के साथ पहले आके कोएंजाइम A ऐड हो गया, कोएंजाइम A ऐड हुआ तो ये कोएंजाइम एसिटाइल COA बना, COA का मतलब है कोएंजाइम A, ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है, जब ये सारा प्रोसेस चल के सब कुछ बन जाता है तो कोएंजाइम A बाइंड निकल जाता है, कोएंजाइम A जिस तरह एंटर हुआ था उस तरह बाइंड निकल जाएगा, ठीक हो गया। कोएंजाइम A इस तरह ज़ाया नहीं होता, मतलब जब एंटर होता है तो निकल भी जाता है, फिर दोबारा अगले साइकिल में इसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ठीक है।